हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिबरलाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। इसके पहले हमने प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, ज़रूर मिल जाएगा आपको। और दूसरी बात, अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको B.Ed की सारी वीडियोस तो मिलते ही है, लेकिन आपको मेरे इस चैनल पे PDF भी मिलेगा, जो आपको बाकी किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण क्या होता है। तो आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे, मेजर्स देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करता है लिबरलाइजेशन को, और इसका इम्पैक्ट यानी इसका असर क्या होता है हमारे देश पे, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका PDF, और इसका हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। 1991 के पहले व्यवस्था कैसे थी हमारे देश की, कि कोई भी उद्योग करना है, इंडस्ट्री खोलनी है, कुछ भी किसी तरीके का बिजनेस करना है किसी को भी, तो उसे क्या करना होता था, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। ये बात कब की है, 1991। उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय भारत के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा संकट आया था, ठीक है। तो 1991 के पहले क्या था कि जिसको भी किसी भी तरीके का बिजनेस करना है तो सबसे पहले उसे क्या करना होता था, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। अगर किसी को अपना व्यवसाय खोलना है, कोई भी व्यवसाय खोलना है, तो सबसे पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। उसे चेंज भी करना है अपना व्यवसाय तो भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसे इंडिया के किसी अन्य क्षेत्र में जाके अपना व्यापार शुरू करना है तो उसके लिए भी उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी बिजनेस शुरू करने में, किसी भी तरीके की बिजनेस शुरू करने के लिए परमिशन अनिवार्य था। 1991 के बाद क्या हुआ कि सरकार लिबरल हो गई, यानी उदारवादी नीति अपनाई सरकार ने। उदारवादी नीति क्या थी कि सरकार ने जो स्ट्रिक्टनेस थी बिजनेस के लिए उसको कम कर दिया, या कहीं ख़त्म कर दिया। अब लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का बिजनेस या उद्योग करने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी तरीके की परमिशन की, किसी तरीके की जो है गवर्नमेंट से किसी तरीके की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही लिबरलाइजेशन है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन बेसिकली होता है फ्री ट्रेड, यानी अपना व्यापार फ्री करना, किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं होगी सरकार की। सरकार ने अपनी तरफ से सारी बंदिशें हटा दी थी। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का ट्रेड या व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। लिबरलाइजेशन इसी को कहते हैं। आगे डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 डेफिनेशन आपको दिख रही है। अकॉर्डिंग टू पूजा, लिबरलाइजेशन क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी भी तरीके की जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, रोक, किसी भी तरीके की जो रोक है वो हटा दी। जैसे कि लाइसेंसिंग, कोटा सिस्टम, बिजनेस करने के लिए ये सब ज़रूरी थे, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। अब क्या हुआ कि सभी लोग अपना व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, तो कोई भी व्यापार कर सकता है। According to OMTax, liberalization can be defined as unilateral and multilateral reduction in tariffs and other measure that restrict trade। यानी बिजनेस को, व्यापार को जो भी चीज़ रेस्ट्रिक्ट करती थी, बाधा
बाधित करती थी, रोकती थी, ऐसी सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया, बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया और बिजनेस करना बहुत आसान हो गया, ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो अपने हिसाब से जैसा बिजनेस उसे शुरू करना है, जैसा ट्रेड उसको करना है, ट्रेड करना है बेसिकली, तो वो कर सकता है। आगे देखते हैं मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। फर्स्ट है एग्जेम्पशन ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी इंडस्ट्रीज को क्या किया कि किसी इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया, लेकिन कई कई जो है इंडस्ट्रीज, जैसे कि अल्कोहल बनाने वाली, सिगरेट बनाने वाली, हजार्डस केमिकल्स बनाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक और एयरस्पेस, इनको छोड़कर बाकी के जितने भी फील्ड है उसमें किसी भी तरीके की रोक नहीं है। कोई भी व्यापारी, कोई भी ट्रेडर किसी भी तरीके का ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ठीक है। सेकंड है एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या होता है, देखिए इंडस्ट्रीज को क्या है, इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया गया अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए, मार्केट की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करने के लिए भी उसको क्या कर दिया गया, छूट दे दी गई, ठीक है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड है एक्सटेंडिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, तो NEP का क्या मानना है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो भी इंक्रीज़ हुई है। क्यों इंक्रीज़ हुई है? क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, अगर परमिशन मिल जाती है, सबको परमिशन मिल गई कि कोई भी व्यापार कर सकता है, तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में हम कह सकते हैं उसका इजाफा हुआ, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ जो है वो मॉडर्नाइज भी हुई। फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन की आज़ादी। तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुसार प्रोड्यूसर जो हैं, कोई भी तरीके का जो ट्रेडर जो है, वो अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी जो है गुड्स यानी माल तैयार कर सकता है, ठीक है, उसको किसी भी तरीके की बंदिश नहीं है। फिफ्थ है इनवाइटिंग डायरेक्ट फॉरेनर इन्वेस्टमेंट। तो जो इंडिया यानी इंडिया में जो कंपनीज़ हैं वो बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको इनवाइट कर सकती है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन का एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। फर्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, stock exchange operation and foreign exchange market. The financial sector in India is controlled by Reserve Bank of India. यानी कि जितने भी जो फाइनेंस होते हैं हमारे इंडिया में उसे कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI जो बैंक है वो डिसाइड करता है कि एक बैंक में जो बैंक में कितना मनी को रखना है और कितना इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। इस तरीके की जो भी उसका जो लेखा जोखा होता है वो कौन करता है, RBI, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज़ टू रिड्यूस द रोल ऑफ सर्विस। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था उससे क्या हुआ कि RBI के ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो बहुत बड़ा एक बोझ था, उससे थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको छूट दे दी गई, उसको अलाउ कर दिया गया कि वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है विदाउट कंसल्टिंग RBI, विदाउट कंसल्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड देखते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। यहाँ पे देखिए, तो 1991 के बाद से क्या हुआ कि जो टैक्सेस हैं उसकी जो रेट है वो कम कर दी गई। जैसे हमने पढ़ा 1991 के पहले क्या दिक्कतें थी, 1991 के बाद क्या कर दिया गया कि जो टैक्सेस होता है, जो हाई रेट टैक्सेस थे, इनकम टैक्स थे, उसको कम कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव हम साइड देख सकते हैं। थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इसको हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट 2। थैंक यू।